आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक जो हमारे पास एक हमने पढ़ना है, वाई वर एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा और नागासाकी। हमें लगता है कि पर्ल हार्बर पर बम फेंके और अमेरिका ने हमला कर दिया, ऐसा नहीं है। काफ़ी टाइम पीरियड था इस इन बिटवीन। कौन कौन से नेता थे उस वॉर के अंदर, क्या क्या चीज़ें थी, क्यों ऐसा हुआ कि अमेरिका को इतने बड़े स्टेप्स लेने पड़े। आज के टाइम पे जितने एग्जाम्स आ रहे हैं वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। वो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ लेंगे कि अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था जापान के खिलाफ जब बम फोड़ने से पहले। आपसे ये पूछ सकते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। आपसे पूछ सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या था। आपसे अलाइड पावर्स पूछ सकते हैं, आपसे एक्सिस पावर पूछ सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कल मैं आपको मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में बता रहा था, तो उसी प्रकार से आपने पढ़ना है मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि एक तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तारीख है 1 सितंबर 1929, 1 सितंबर 1939। इस दिन हिटलर ने पोलैंड के ऊपर दो बॉम्बिंग कर दी। ठीक है, हिटलर ने बॉम्बिंग करी पोलैंड के ऊपर और पोलैंड को इन्वेड कर लिया। एक्चुअली जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ था तो जर्मनी की बहुत बुरी बेइज्जती हुई थी, बहुत बुरी हार हुई थी। और हिटलर इसी रिस्पेक्ट को दोबारा से रिवाइव करने के लिए वो कहता है कि मैं पूरी दुनिया को जीतूंगा। और हिटलर जो है सबसे पहला हमला करता है पोलैंड के ऊपर। तो 1 सितंबर 1939 को जैसे ही पोलैंड के ऊपर हमला होता है, यहीं से विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक है जी। अब विश्व युद्ध दो धड़ों में बटा होता है। जर्मन्स इन्वेड एंड बॉम्ब पोलैंड, ब्रिटेन मोबिलाइजेस। तो ये उस जमाने का न्यूज़पेपर है। किस तरीके से बॉम्बिंग करी, इन्वेड करा पोलैंड को, किसने करा? जर्मनी ने करा। तो बेटा आपसे यहाँ सवाल पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत किस तारीख को हुई, किस देश को इन्वेड करा था हिटलर ने। तो उस देश का नाम क्या है? पोलैंड। और डेट है 1 सितंबर 1939 का। ये दुनिया का आप नक्शा देख पा रहे हैं। दुनिया दुनिया दो धड़ों में बट जाती है। एक जो होते हैं एक होते हैं जो एक्सिस पावर में होते हैं, और एक होता है अलाइड पावर्स। एक्सिस पावर में सबसे पहले हिटलर इनका मेन बंदा होता है। उसके बाद होते हैं, ये है मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी। मैंने आपको पढ़ाया था इनके बारे में, हिटलर थे। और ये थे जापान के राजा हुरिहुतो। तो ये थी एक्सिस पावर। बेटा एक बात याद रखना, कई बार पेपर में एक सवाल आता है एक्सिस पावर का, पूछ सकते हैं कि एक्सिस पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी, अलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज थी। तो अलाइड पावर्स के अंदर जो कंट्री थी वो थी, रशिया से थे जोसेफ स्टैलिन, अमेरिका से डी रूसवेल्ट थे, और ब्रिटेन से थे विंस्टन चर्चिल। मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर आउट करना चाहता हूँ बेटा। रशिया एक ऐसा देश था जो पहले विश्व युद्ध में एक्सिस पावर के साथ था, और लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर ये अलाइड पावर के साथ चला गया था। उसके बाद अमेरिका कभी भी वर्ल्ड वॉर का पार्ट नहीं था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देख लिया था कि बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हुए थे। तो इसने बोला कि जो एशिया और जो यूरोप में होगा उससे मेरा लेना देना नहीं है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट फिगर्स है। जर्मनी में हिटलर, इटली में बेनिटो मुसोलिनी, हुरिहुतो जो एम्परर था जापान का, ये एक्सिस पावर है। और अलाइस के अंदर थी जोसेफ स्टैलिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका इस वॉर में नहीं था, अमेरिका इस वॉर में बाद में कूदा। और उस टाइम पे उनके प्रेसिडेंट का नाम था डी रूसवेल्ट, इनके नाम था। जापान, हम जब भी बेटा बात करते हैं ना कि वर्ल्ड वॉर टू की, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति आता है, वो है हिटलर। ऐसा नहीं है बेटा। चाइना जो आप देखते हो, इंडोनेशिया,
ताइवान, कोरिया, ये जितनी भी कंट्रीज है ना, जापान के जो राजा हैं इन्होंने इसको कॉलोनी बना के रखा हुआ था। जैसे हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, इनका एक ड्रीम था, कहते थे कि पूरे एशिया को एक कर दो और एक ग्रेटर जापान बना दो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, पॉसिबिलिटी नहीं है कि सबको जोड़ दो और एक बना दो देश। इन्होंने भी बहुत कांड करे, जापानियों ने भी बहुत कांड करे। अब अमेरिका इस वॉर में नहीं था, लेकिन जब ये वॉर में नहीं था, अमेरिका कह रहा था कि यार ये क्या मतलब है कि जर्मनी के अंदर हिटलर तो एक एक का एक करके देश जीते जा रहा है और जापान देश जीते जा रहा है, तो ऐसे तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अमेरिका कहता है कि मैं वॉर तो नहीं लड़ूंगा वेपन्स के साथ, हाँ हम इनको पेट्रोल देना बंद कर रहे हैं, हम इनको स्टील और आयरन देना मना कर रहे हैं। अब जापानियों को थोड़ी सी होगी दिक्कत, ठीक है। अब जापानियों के मन में एक प्लान आया, इन्होंने बोला हम मंचूरिया को ना, मंचूरिया एक जगह है, उसको हम कैप्चर कर लेते हैं। तो जैसे कैप्चर करने के लिए ये सोचा, इन्होंने प्लान किया, तो इन्होंने बोला कि हमारे पे तो अमेरिका भी हमला कर सकता है उसके बाद। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने बोला देखो बेटा जो वॉर होती है ना उसमें सरप्राइज सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, सरप्राइज। तो इन्होंने बोला हम हमला करते हैं अमेरिका के ऊपर एकदम से, उनको सरप्राइज करेंगे और फिर जो है फिलीपींस के ऊपर हमला कर देंगे, फिलीपींस भी अपने पास कर लेंगे। फिलीपींस उस जमाने के अंदर अमेरिका की कॉलोनी थी। और इन्होंने, जापानियों ने क्या करा, 7 दिसंबर 1941 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 दिसंबर 1941 को जो वॉर चालू हुई थी, 1 सितंबर 1939 को अमेरिका इस वॉर में नहीं था, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के अमेरिका के एक बंदरगाह के ऊपर जिसका नाम है पर्ल हार्बर, उसके ऊपर बॉम्बिंग कर दी। ठीक है बेटा, उसके ऊपर क्या कर दी, बॉम्बिंग कर दी। जापान डिक्लेयर वॉर, बॉम्ब यूएस बेसिस, प्रेसिडेंट मीट्स कांग्रेस टुडे। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय बेटा, उनका नाम था फ्रैंकली डी रूजवेल्ट। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि ये तो प्रोवोकिंग कर रहे हैं, हमें प्रोवोक कर रहे हैं, ये हमारी शांति का फायदा उठा रहे हैं और हम इनको जवाब देंगे, बहुत तगड़े वाला, बहुत तगड़ा जवाब देंगे। और अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है आज भी, और उस जमाने में बहुत बड़ी ताकत थी बेटा। अब अमेरिकन ने सोचा कि ठीक है, हम अपने जो है सैनिकों को आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं जापान के अंदर। लेकिन बेटा इस स्टेज के अंदर जापान के जो राजा थे उनको भगवान की तरह पूजा जाता था। जापान के जो राजा थे हिरोहितो, उनको भगवान की तरह पूजा जाता था। तो लोगों ने क्या करा, सुसाइड बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया। जहां पे अमेरिकन आते थे वहां पर आकर फट जाते थे और अमेरिकन को बहुत नुकसान हुआ। अमेरिका के लगभग 12 से 15 हजार सैनिक इस वॉर में चले गए। छोटी सी वॉर हुई थी, केवल 82 दिनों तक एक वॉर हुई थी, 82 दिनों तक। आपसे ये पूछ सकते हैं कि बेटा जो पर्ल हार्बर जो है वो कहां पर था, तो पर्ल हार्बर हवाई नामक जगह है, अमेरिका की स्टेट है उसका, वहां पर था और वहीं पर ये क्या था, आक्रमण किया था। उसके बाद दिसंबर 1941 के अंदर, एक दिन बाद बिल्कुल, फिलीपींस के अंदर जापानी चले जाते हैं। ठीक है जी। और अब अमेरिका अपनी फौज भेज देती है और ये डेडलिएस्ट वॉर कहा जाता है इसको। डी रूजवेल्ट कहते हैं कि हम भी जापान के खिलाफ अब वॉर करने जा रहे हैं और हम अपने सैनिक भेज रहे हैं। और इन्होंने अपने सैनिक भेज दिए और एक बहुत खतरनाक वॉर होती है, जिस वॉर का नाम होता है बैटल ऑफ ओकियाना। बैटल ऑफ ओकियाना को कहा जाता है डेडलिएस्ट बैटल इन एशिया टिल नाउ। 20,000 के आसपास अमेरिका के सैनिक मरते हैं केवल। तो सोचिए जापानियों को क्या हाल हुआ होगा। अब अमेरिका का एक भी सैनिक चला जाता है ना तो वो दुनिया के अंदर तबाही मचा देते हैं। यहाँ तो इतने सैनिक चले गए इनके। तो 1 अप्रैल से 22 जून 1945 के टाइम पे ये युद्ध हुआ बेटा, और इस युद्ध के अंदर अमेरिका को बहुत लॉस हुआ। अमेरिका ने उनका भी करा। अब यहां से डी रूजवेल्ट एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान का नाम होता है ऑपरेशन डाउनफॉल। क्या नाम होता है बेटा इसका, ऑपरेशन डाउनफॉल। ऑपरेशन डाउनफॉल के अंदर क्या होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी सारी सेना को जापान के अंदर छोड़ना चाहते हैं और जापान को सरेंडर करवाना चाहते हैं। एक्चुअली हिटलर ने सरेंडर कर दिया था, सुसाइड कर लिया था। इटली ने भी अपना सरेंडर कर दिया था, सिर्फ यही रह गया था एक, और ये सरेंडर कर नहीं रहे थे, मान ही नहीं रहे थे सरेंडर करने के लिए जापानी लोग। तो ये था ऑपरेशन डाउनफॉल।
ठीक है जी, जो अमेरिका लॉन्च करने वाला था किसके खिलाफ, जापानियों के खिलाफ लॉन्च करने वाला था। लेकिन एकाएक रूसवेल्ट की डेथ हो जाती है। जो रूसवेल्ट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और जो इनके उपराष्ट्रपति होते हैं जिनका नाम होता है ट्रूमैन, हैरिस ट्रूमैन, ये बनते हैं अगले राष्ट्रपति। तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर दो राष्ट्रपति देखे जो पूरी वॉर तक रहे, एंड तक रहे। उनका नाम था डी रूसवेल्ट, और उसके बाद सत्ता में कौन आते हैं, हैरिस ट्रूमैन सत्ता के अंदर आ जाते हैं। जैसे सत्ता के अंदर आते हैं हैरिस ट्रूमैन प्रेसिडेंट रूसवेल्ट की डेथ के बाद, तो ये देखते हैं कि जापानियों को ऐसे तो नहीं हराया जा सकता। अब जब ये राष्ट्रपति बनते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास बहुत ताकत होती है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को बताया जाता है कि एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, इसको दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। उस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। क्या नाम था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि दुनिया का पहला बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बना। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, ठीक है जी। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये एटम बॉम्ब बना रहे थे, ठीक है जी, एटम बॉम्ब ये लोग बना रहे थे। और ये है ओपनहाइमर, द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। अब जो हैरिस ट्रूमैन होते हैं उनको बताया जाता है कि साहब अगर आप अपने सैनिक भेजोगे ना, तो लगभग ऐसा मान के चलो कि हमारे 10,000 से 20,000 या 50,000 सैनिक भी यहां पर मारे जाएंगे। तो वो उसके पास सिर्फ दो चॉइस होती हैं, या तो मैं अपने सैनिकों को मरवा दूं या जापान को पूरा ही नष्ट कर दूं, ठीक है जी। और जो हैरिस ट्रूमैन होते हैं वो सेकंड वाले को चुन लेते हैं। आम सा दिन होता है 6 अगस्त 1945 को, माइंड इट, दिसंबर 1900 में उसने छोड़ा था, उसको पर्ल हार्बर पे अटैक किया था 7 दिसंबर को, और 45 अगस्त तक आते आते 8-9 महीने के अंदर ही उन्होंने तबाही मचा दी। 6 अगस्त को और 9 अगस्त को अमेरिका दो बॉम्बिंग्स करता है यहाँ पर। सबसे पहले करता है यहाँ पर 6 अगस्त को हिरोशिमा के अंदर, जिसका नाम होता है लिटिल बॉय। ये छोटा बॉम्ब होता है, ठीक है, छोटा बॉम्ब होता है। और उसके बाद 9 अगस्त को करता है फैट मैन। जब ये हिरोशिमा पे बॉम्बिंग करते हैं बेटा, तो बताते हैं कि पहले जो 40-45 सेकंड थे उसमें ही 10-15 हजार लोग तो मर चुके थे। मतलब आज भी जापान के अंदर इतनी वो मरे कि उनकी जो परछाई है वो छप गई है, वो आज तक वहां छपी हुई है। और हाँ, और 9 अगस्त को इन्होंने बॉम्बिंग कर दी किसके ऊपर, ये बॉम्बिंग होगी नागासाकी के ऊपर। और इसके बाद जापान ने हाथ जोड़ दिए, सरेंडर कर दिया, ठीक है जी। और जापान में बहुत तबाही मची। पहले वाले बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे वाले का नाम था फैट मैन, ठीक है जी, फैट मैन नाम था इसका। कुछ इस तरीके का एक मशरूम बन गया था, ठीक है जी। जो फैट मैन था वो ज्यादा खतरनाक बॉम्ब था। प्रेसिडेंट ट्रूमैन रिलीज सीक्रेट हैंडफोर्ड प्रोडक्ट, फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड जापान, ठीक है जी। ये है तबाही का मंजर। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को यूएस डिटोनेटेड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ओवर द जापानीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी। द बॉम्बिंग किल्ड 1,29,000 से लेकर 2,26,000 लोग इसके अंदर मारे गए। जापान ने सरेंडर कर दिया। 1952 तक जो जापान था वो अंडर कंट्रोल था इनके, यूएस के जितनी भी जो पावर्स थी। लेकिन फिर 2 सितंबर को उसने सरेंडर कर दिया, और फिर सब लोग इकट्ठे होकर जापान को बनाने में लग गए। और जापान की आज तक कोई सेना नहीं है इतनी, ठीक है जी। वो देश जो इन सब देशों को दबा के रखा हुआ था, आज उसको अमेरिका ने अपना प्रोटेक्टेड बना रखा है। लेकिन कभी भी ट्रूमैन ने इसके लिए माफी नहीं मांगी, ठीक है जी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं आपको बोलता हिरोशिमा नागासाकी 2 बॉम्ब थे तो थोड़ा सा ऊपर सा हो जाता है ये। तो मैंने सोचा कि बॉम्बिंग क्यों करी गई, आपको रीजन बता दिया। आपसे सवालों में मैक्सिमम ये पूछा जा सकता है बेटा कि उस समय कौन से राष्ट्रपति थे, कौन से वो भरे गए बॉम्ब, मतलब कौन से सरेंडर किसने कर दिया, कौन थी एक्सिस पावर, अलाइज पावर। आई होप सबको समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो बॉम्ब लिख देना।